नमस्कार साथियों, तक्षशिला क्लासेज पाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपने भूकंप टॉपिक को अपने जीवन में कभी न कभी तो पढ़ा ही होगा। साथियों, भूकंप एक ऐसा टॉपिक है जो आपने अपने जीवन में पढ़ा है, लेकिन आपके इस टॉपिक में हमेशा से कुछ न कुछ परेशानियां रही, वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो साथियों, भूकंप में मापन से संबंधित आपको बहुत ही हमेशा ही परेशानियां रही होगी कि मर्केली स्केल क्या होती है, रिएक्टर स्केल क्या होती है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ों में फर्क रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ ये होती है कि जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसको तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको तो अवकेंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। ये चीज तो ठीक है, लेकिन जिस जगह पे सबसे पहले पहुंचती है क्या उसको अधिकेंद्र कहते हैं। साथियों, अभी आप कहोगे कि ये अधिकेंद्र ही कहते होगे, है ना, क्योंकि आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा भी होगा। लेकिन साथियों, उसमें एक तथ्य छुपा हुआ है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा साथियों भूकंप मापन के बारे में एनसीईआरटी किताब जो 6वीं 7वीं वाली जो है ना, उसमें स्पष्ट रूप से 2-3 बिंदु दे रखे हैं कि मापन किस प्रकार से होता है, उसके आंकड़ों का भी अपन अध्ययन करने वाले। इसके अलावा साथियों, आपको याद रखना है कि 11वीं की आरबीएससी में जो छायाचित्र है उसको भी बहुत ही ढंग से बताया गया है। कहने का मतलब भूकंप मापने के अंतर्गत जो छाया क्षेत्र बनता है उसके बारे में भी अपन पढ़ने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि आज अपने जीवन में आपने कभी भी भूकंप पढ़ा है तो भी आज आप साथियों नए तथ्य सीखने वाले हैं। हमारे आज शिक्षण का स्रोत जो है ना, एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों के साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव वगैरह बहुत सारी बुक्स का मिश्रण है। तो आप देखिए, अब ढंग से पढ़ते हैं साथियों। पृथ्वी भूकंप की उत्पत्ति के कारण, साथियों भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि ये एक तो होता है प्राकृतिक कारण और एक होता है साथियों मानवीय कारण। प्राकृतिक कारक में आपको याद रखना है एक तो प्लेट विवर्तन। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत प्लेटें पाई जाती है साथियों। प्लेटें मतलब बड़ी बड़ी संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, प्लेटें। और वो प्लेट जो होती है ना, कभी इस प्रकार की गति करती है, कभी इस प्रकार की गति करती है। कहने का मतलब कभी अपसारी गति करती है तो कभी अभिसारी गति करती है, जिसके अंतर्गत ये होता है कि जब चट्टानें एक इस प्रकार की गति करती है तो साथियों बीच में दरार पड़ जाती है, और उस दरार को साथियों भूगोल की भाषा में भ्रंश कहते हैं साथियों। और भ्रंश क्या होता है कि भ्रंश के अंतर्गत ये होता है कि चट्टानें खिसक जाती है, जिससे क्या होता है कि भूकंप की उत्पत्ति होती है साथियों। वैसे भूगोल में बहुत सारे भ्रंश वगैरह होते हैं, ठीक है, लेकिन वो भूगोल का मतलब डीपली टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड का, तो उतना अपन नहीं जाएंगे साथियों। इसके अलावा वलन क्या होता है साथियों, तो वलन के अंतर्गत चट्टानें जब इस प्रकार की नजदीक आती है, ठीक है, तो उन दोनों में इस प्रकार का दबाव पड़ता है, ठीक है, तो एक मोड़दार आकृति बन जाती है, जिसके द्वारा भी भूकंप आते साथियों। आपने पढ़ा होगा कि हिमालय एक वलित पर्वत है जिसके अंतर्गत वो वलन की क्रिया से बना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा भूकंप देखे जाते हैं। भारत में एक भूकंप जोन के अंतर्गत वो आता है साथियों। तो प्लेट विवर्तन के अंतर्गत हमने देखा भ्रंश और वलन को जो प्राकृतिक कारक है। इसके अलावा ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक कारक है। ज्वालामुखी किस प्रकार, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो आसपास के क्षेत्र को कंपनमय कर देता है, तो वो भी एक प्राकृतिक कारक है भूकंप को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत साथियों, प्रत्यास्थ पुनःसंचलन सिद्धांत जो है ना, रीड महोदय ने दिया था। किसने दिया साथियों, तो रीड महोदय ने। ये इस सिद्धांत के अंतर्गत ये होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली जो चट्टानें होती है ना, वो रबड़ के आकार की होती है। ये साथियों इन्होंने सैन एंड्रियास जो भ्रंश है ना, उस पर शोध वगैरह भी किए थे। तो उसके आपको ये याद रखना है कि अंदर पाई जाने वाली जो चट्टानें होती है ना, वो रबड़ के आकार की होती है, और उस पर जब दबाव पड़ता है तीव्र, जैसे कि कई बांध वगैरह बना दिया, तो वो चट्टक टूट जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये भी वैसे प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत ही माना गया है, ठीक है। तो ऐसे रीड महोदय ने प्रत्यास्थ पुनःसंचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था साथियों। इसके अलावा मानवीय कारण में आपको यह याद रखना है कि जब जल और बांध वगैरह के कारण भार बढ़ता है तब भी चटक या टूट जाती है, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है साथियों। जैसे कि कोयना जो है ना, कोयना कहाँ पे आया हुआ है, तो कोयना साथियों महाराष्ट्र में आया हुआ है। कोयना एक प्रकार का बांध बनाया गया था वहां पे, जिसके कारण वहां पे भूकंप की घटना हुई थी। कब हुई थी साथियों, तो 1967 में हुई थी, 1967 में साथियों। इसके अलावा और कौन सा मानवीय कारण है, तो परमाणु परीक्षण जो है ना, उसके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, और खनन के कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप की उत्पत्ति किन किन से होती है, उनके कारणों को हमने शॉर्ट में पढ़ने का पूरा प्रयास किया। कारण यूं कि यहाँ से अपने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, न के बराबर बनते हैं, ठीक है। अब आगे जो पढ़ेंगे ना उसमें बनेंगे साथियों। अवकेंद्र क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक भाग के अंतर्गत जिस जगह से पृथ्वी की, ध्यान से सुनना साथियों, पृथ्वी की आंतरिक जगह के अंतर्गत जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिस जगह से तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अवकेंद्र कहते हैं। कहने का मतलब ये जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी में इस जगह से यदि भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हुई तो उसको क्या कहेंगे साथियों, तो उसको कहेंगे अवकेंद्र या भूकंप मूल। मतलब जिस जगह से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अवकेंद्र। लेकिन अधिकेंद्र में अधिकांश लोग क्या परिभाषा लिखवाते हैं कि सबसे पहले जहां पे पहुंचती है तो उसको अधिकेंद्र कहते हैं, ऐसे लिखवाते हैं। लेकिन साथियों याद रखना, सबसे पहले पहुंचती है उसको नहीं कहते,
ऐसा स्थल जो भूतल पर स्थित हो, ऐसा स्थल जो भूतल पर स्थित हो और अवकेंद्र के 90 डिग्री पर स्थित हो, ऐसा स्थल जो भूतल पर स्थित हो और अवकेंद्र के 90 डिग्री पर स्थित हो, ठीक है, वहां पे अगर सबसे पहले पहुंचती है ना तो उसको कहते हैं अधिकेंद्र साथियों। अधिकेंद्र आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये अवकेंद्र है, ठीक है, यहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हुई, ठीक है, और भूकंपीय तरंगों की यहाँ से उत्पत्ति हुई, इसको कहेंगे अवकेंद्र। लेकिन साथियों ये यहाँ पे भी पहुंची, 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 मतलब सब जगह समानांतर रूप से पहुंची, ठीक है। तो इसका मतलब फिर भी इस जगह को ही अधिकेंद्र क्यों कहा जा रहा है, इसको क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसको सब यहाँ पे भी तो पहले ही पहुंची है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि वो स्थल जहां जो धरातल पर स्थित हो, ठीक है, और वहां पे सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है, ठीक है, धरातल पर सबसे भूतल पर होना चाहिए वो जगह, ठीक है। तो भूतल पर वह स्थल जहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे तरंग पहुंचती है और वो 90 डिग्री पर स्थित होनी चाहिए, उसको कहेंगे साथियों अधिकेंद्र। तो आज तक आप सिर्फ इतना ही पढ़ते आ रहे हो कि जिस स्थान पर सबसे पहले तरंगे पहुंचती है, तो जिस स्थान पर की बात नहीं है, वो स्थल जो है ना जहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए साथियों, तो धरातल पर होना आवश्यक है साथियों। तो देखिए साथियों, अवकेंद्र की परिभाषा, वह स्थान जहां से भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं अवकेंद्र साथियों। और अधिकेंद्र आज आप अब तक गलत पढ़ते आ रहे हो, सही आज आप पढ़िए, ठीक है। अधिकेंद्र भूतल पर स्थित वह स्थल, भूतल पर स्थित वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगों की सबसे पहले सबसे पहले जहां पे पहुंचती है, और ये अवकेंद्र के ठीक 90 डिग्री पर स्थित होता है साथियों। अवकेंद्र के ठीक 90 डिग्री पर स्थित होता है साथियों। अब ये परिभाषा साथियों मैंने 11th क्लास की आरबीएसई की बुक से उठाई है साथियों। अब भूकंप का जो अध्ययन होता है ना उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं, आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा भूकंप का जो अंकन होता है ना वो किस पर होता है साथियों, तो वो सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी पर होता है, आप ये इस चीज को भी जानते हो। तो साथियों भूकंप का जो अंकन होता है ना वो किस पे होता है, आपको ये याद रखना है कि सिस्मोग्राफ पर होता है, जिसको भूकंप लेखी कहते हैं साथियों। अब भूकंप मापन के यंत्र, यही से अधिक प्रश्न बनते हैं साथियों। आपको ये याद रखना है साथियों कि रिक्टर स्केल जो होती है, रिक्टर स्केल वो किस प्रकार भूकंपीय तरंगों का वो किस प्रकार मापन करती है, ठीक है साथियों। तो याद ये रखना है कि रिक्टर स्केल जो होती है भूकंप की ऊर्जा का मापन करती है साथियों। बहुत सारे स्केल होते हैं भूकंप मापन के। एक तो होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मर्केली स्केल, तीसरा होता है रोसी-फेरेल स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल किस प्रकार मापन करती है उसको देखते हैं साथियों। रिक्टर स्केल जो होता है ना भूकंप की ऊर्जा या तीव्रता का मापन करती है। भूकंप की ऊर्जा या तीव्रता का मापन करती है कि कितना तेज भूकंप आया, उसका मापन कौन करती है, तो रिक्टर स्केल करती है साथियों। रिक्टर स्केल जो होता है ना भूकंप की ऊर्जा या तीव्रता का मापन करती है, ठीक है। और इसका मान कितने तक होता है साथियों, तो याद रखना 1 से 10 तक मान होता है। तो इसके जो स्केल बनी होता है ना इसमें मान कितना होता है, तो रिक्टर स्केल वो स्केल होता है जो भूकंप की ऊर्जा या तीव्रता का मापन करती है। इसके अलावा इसका मान जो है ना 1 से 10 तक होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। जबकि मर्केली स्केल जो होता है ना वो भूकंप के प्रभावों या फिर आघात की तीव्रता का मान करती है। जो भूकंप की तीव्रता का मान करती है उसको तो कहते हैं रिक्टर स्केल, लेकिन आघात की तीव्रता के वो कितनी तेज गति से आया उसको कहते हैं साथियों मर्केली स्केल, ठीक है। और इसका आघात की तीव्रता का माप करने वाली को क्या कहते हैं, तो मर्केली स्केल कहते हैं साथियों। मर्केली महोदय कहा कहते हैं साथियों, कई बार कुछ प्रश्न पूछा जाता है, वो इटली के थे। अब आप कहोगे साथियों कि रिक्टर का आपने नहीं बताया है, मर्केली का बता रहे हो साथियों, इसका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैंने बताया, ठीक है ना। तो मर्केली स्केल जो है ना, मर्केली महोदय कहाँ के थे, तो वो इटली के थे और उन्हीं के नाम पे मर्केली स्केल का नाम पड़ा, जो कि भूकंप के प्रभावों या फिर आघात की तीव्रता का मापन करती है, ठीक है। और इसका मान कितना है साथियों, तो 1 से 12 तक मान है, ठीक है, किसका, तो मर्केली स्केल का। तीसरा भूकंप का मापन का यंत्र जो है ना उसको कहते हैं रोसी-फेरेल स्केल। अब आप कहोगे कि सबसे हमने तो अब तक रिक्टर स्केल या फिर मर्केली स्केल के बारे में ही पढ़ा, आप रोसी-फेरेल के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो, इंपॉर्टेंट तो है नहीं। लेकिन साथियों अगर प्रश्न मान लीजिए ऐसा बन जाए कि निम्न में से भूकंप का मापन का यंत्र नहीं है, ठीक है, तब ये 3 मिलेगी, चौथा और दूसरा मिलेगा, ठीक है। उस हिसाब से सिर्फ रोसी-फेरेल का आपको नाम याद रखना है। तो रिक्टर स्केल जो है ना भूकंप की ऊर्जा या तीव्रता का मापन करती है, इसका मान कितना है, 1 से 10 तक है। दूसरी जो है मर्केली स्केल, मर्केली महोदय कहाँ के थे, तो इटली के थे, और भूकंप के प्रभावों की तीव्रता या आघात की तीव्रता की कितनी बर्बादी हुई उसका मापन कौन करती है, तो मर्केली स्केल करती है, इसका मान 1 से 12 तक है, ठीक है, ये याद रखना है। और रोसी-फेरेल स्केल भी भूकंप मापन का प्रमुख यंत्र है साथियों, ठीक है। अब देखिए साथियों हमने भूकंप की उत्पत्ति के कारण पढ़े और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े, ठीक है, अवकेंद्र और अधिकेंद्र के बारे में पढ़ा और रिक्टर पर तीव्रता साथियों एनसीईआरटी की किताब में स्पष्ट रूप से 6ठी 7वीं कक्षा में देखी थी मैंने, एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि रिक्टर स्केल तो 1 से 10 तक के मान होते हैं, ठीक है। अब 1 से 10 तक के मान याद करना कोई मतलब नहीं है, कारण यूं क्या एनसीईआरटी में जितने लिखे हैं उतने अपन याद कर लेते हैं, क्योंकि वही से प्रश्न आएगा, मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए 2 या 2 से कम वाले जो देखो रिक्टर स्केल पर है, ठीक है ना। तो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है ना 2 या 2 से कम होती है ना, उसमें उस भूकंप में प्रभाव न के बराबर होते हैं साथियों। उस भूकंप में कैसे होता है प्रभाव, तो न के बराबर होते हैं, ठीक है। जबकि जिसमें 5 होती है ना साथियों, 5
जो 5 को प्रदर्शित करती है, ठीक है, वहां पे वस्तुएं जो है ना वो गिरने लगती है, उसमें क्षति आने लगती है। कहने का मतलब ये है कि कोई तस्वीर वगैरह लटकाई हुई है, कोई कांच वगैरह पड़ा है, ठीक है, तो वो जब 5 का मतलब 5 रिक्टर स्केल संख्या 5 पर जब भूकंप आता है ना, तब वस्तुएं वगैरह गिरने लगती है। 2 पर आता है या 2 से कम आता है तब तो पता ही नहीं चलता है, जब 5 पर आता है तो वस्तु गिरने लगती है, ठीक है। और जो 6 है ना, 6 में बहुत ही शक्तिशाली आता है, ठीक है, जबकि 7 जो है ना, 7 में सर्वाधिक शक्तिशाली आता है साथियों, सर्वाधिक शक्तिशाली मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा तेज आता है, ठीक है, मतलब इस करीब आते रहते हैं, ठीक है। अब साथियों ये 5 वाला जो है ना कि वस्तुएं किस पे गिरने लगती है, ये प्रश्न साथियों सीटेट में पूछा जा चुका है साथियों। अब आपको ये याद रखना है कि भुज में जो भूकंप आया था ना 26 जनवरी 2001 को, वो 6.9 की तीव्रता पर आया था। साथियों भूकंप की जो तरंगे होती है वो आप सभी जानते हो कि 3 प्रकार की होती है, लेकिन अगर शब्द ये जुड़ जाए कि बुनियादी तौर पर भूकंप की तरंगे कितनी होती है, तो साथियों याद रखना बुनियादी तौर पर भूकंप की 2 तरंगे होती है 11th RBSC के अकॉर्डिंग साथियों, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर 2 तरंगे होती है, एक तो होती है भूगर्भिक तरंगे, ठीक है, जिसमें आती है P तरंगे, और दूसरी आती है साथियों S तरंगे। धरातलीय तरंगों के अंतर्गत साथियों L तरंगे आती है। तो बुनियादी तौर पर 2 प्रकार की तरंगे होती है, एक तो भूगर्भिक तरंगे, दूसरी धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे वो होती है साथियों जो भूमि के अंदर चला करती है, जैसे कि P तरंगे, जैसे कि S तरंगे साथियों, ठीक। जबकि L तरंगे जो होती है ना वो धरातलीय तरंगों के अंतर्गत शामिल होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं साथियों P तरंगों के बारे में साथियों। P तरंगे जिन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे, प्राथमिक तरंगे, इसके अलावा प्रत्यक्ष तरंगों के नाम से भी संबोधित किया जाता है साथियों। P तरंगे जो होती है ना सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे होती है। पृथ्वी के धरातल के अंतर्गत सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी होती है साथियों, तो याद रखना P तरंगे जो होती है वो सबसे तेज गति से चलती है। कितनी गति से, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चल जाती है, ठीक है। हालांकि ये आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इसकी विशेषताओं के अंतर्गत प्रश्न बनेंगे, ठीक है। हमने इसमें पूरी तरह से समावेश कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है P तरंगे, चूंकि सबसे फास्ट होती है इसलिए सबसे पहले धरातल पर कौन सी पहुंचती है, तो P तरंगे जो है ना सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, इसलिए इनको प्राथमिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है साथियों, ठीक है। और ये प्रत्यक्ष तरंगे होती है, ठीक है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। सीस्मोग्राफ पर भी सबसे पहले अंकित ही होगी साथियों। जो तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचेगी तो वो तरंगे तो सबसे पहले सीस्मोग्राफ पर भी अंकित होगी। क्यों? क्योंकि सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले वही अंकित होगी जो सबसे तेज चलेगी। तो सबसे तेज कौन सी चलती है, तो P तरंगे जो है ना सबसे तेज चलती है और ये सबसे ज्यादा तीव्रतम होती है, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है साथियों, तो ध्वनि तरंगों की भांति होती है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि किन तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों जैसी होती है, तो याद रखना साथियों P तरंगे जो है ना, P तरंगों की गति जो है ना ध्वनि तरंगों की तरह होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ध्वनि तरंगों की तरह की भांति गति किसकी होती है साथियों, तो याद रखना P तरंगे जो है ना उनकी ध्वनि तरंगों की भांति गति होती है। अपन ऐसे ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि पॉ जो बजता है वो एक प्रकार की ध्वनि है, ठीक है, तो ध्वनि तरंगों जैसी होती है, ठीक है, ऐसी वैसी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और एक बात याद रखनी कि P तरंगे जो है ना सबसे तेज चलती है, ध्वनि तरंगों जैसी जिसकी गति है भूकंप लेखी पर सबसे पहले अंकित होती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साथियों P तरंगे जो होती है ना द्रव, ठोस और गैस तीनों में ही प्रवाहित हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो द्रव में ही चले, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ठोस में ही चले, द्रव, ठोस, गैस तीनों ही पदार्थों में चलने वाली जो तरंगे होती है ना वो P तरंगे होती है जो सबसे तीव्र गति से चलती है साथियों, ठीक है। और इसके अलावा आपको यह याद रखना है साथियों कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है और ये पृथ्वी के क्रोड से भी चल सकती है। आपको पता है साथियों मेंटल क्षेत्र जो है क्रस्ट मेंटल क्रोड के अंतर्गत मेंटल, ऊपरी मेंटल में द्रवित शैलें पाई जाती है, तो ये द्रवित शैलों को भी पार करते हुए क्रोड में प्रवेश कर लेती है साथियों, ठीक है। तो P तरंगों के बारे में हमने ये पढ़ा। P तरंगों से कंपन की दिशा में तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। सुनना ध्यान से, ये जो लाइन बता रहा हूं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th RBSC से सीधे मैंने उठाए हुए, कुछ भी चेंज नहीं करते हुए, ठीक है, क्योंकि भाषा से खेलोगे तभी आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। वहां पे भाषा वाले ही प्रश्न भाषा में उलझाएंगे, ठीक है। P तरंगों से कंपन दिशा में तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, मतलब P तरंगे जिधर चलती है उधर कंपन होता जाता है साथियों, इसको आपको याद रखना है। यह संचरण दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। संचरण मतलब जिस ओर संचरित होती है उसी दिशा में ये दबाव भी डालती है। ये चीज आपको याद रखनी साथियों, है ना। तो क्या याद रखना है, P तरंगों से कंपन दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यह संचरण दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलत पदार्थ के घनत्व में भिन्नता, किसमें, घनत्व में भिन्नता आती है, ठीक है, पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव होता है साथियों। आप पूछो, प्रश्न ऐसे बनेगा साथियों कि ऐसी कौन सी तरंगे होती है जिससे शैलों में संकुचन और फैलाव होता है, अर्थात घनत्व में भिन्नता आती है। P, S,
एल, क्या उत्तर दोगे साथियों? पी तरंगे। आप कहोगे ऐसे कोई प्रश्न आता है क्या? अधिक से अधिकतम ये आ जाएगा कि ध्वनि तरंगों जैसी होती है, अधिकतम ये आ जाएगा कि ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है। लेकिन साथियों जब आप 11वीं क्लास की आरबीएससी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं ना, जो 11वीं के बच्चों के लिए, उसमें यह प्रश्न दे रखा है कि जो घनत्व में भिन्नता किससे आती है, मतलब ऐसी कौन सी तरंगे होती है जिसमें घनत्व में भिन्नता आती है और संकुचन और फैलाव होता है, तो याद रखना पी तरंगे वो ऐसी तरंगे होती है। आप इस चीज को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पी तरंगों को हमने पढ़ लिया साथियों। सबसे तेज प्रकार की तरंगे, सबसे फास्ट चलती है, सबसे तीव्रतम होती है, और चूंकि सबसे तीव्रतम होती है इसलिए सबसे पहले अंकित की जाती है, ठीक है। किस पर? तो भूकंपलेखी पर, ठीक है, मतलब सिस्मोग्राफ पर। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इन्हीं को प्रत्यक्ष तरंग कहते हैं, इन्हीं को प्राथमिक तरंग कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये अंकित की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है। इसके अलावा ये ध्वनि तरंगों जैसी इनकी प्रकृति होती है। इसके अलावा ये जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में भूकंप भी चलता रहता है, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो घनत्व जो है ना, घनत्व में पदार्थ के घनत्व में भिन्नता कर देती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सेलों में संकुचन और फैलाव होता है। किसके द्वारा? तो पी तरंगों के द्वारा। साथियों मुझे लगता है अनुदैर्ध्य या पी या फिर प्राथमिक या प्रत्यक्ष तरंगों के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा साथियों, ठीक है। एस तरंगे साथियों, जिसको द्वितीयक तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या गौण तरंगे कहते हैं साथियों, ये इसकी पूरी विपरीत होती है साथियों। जब पी तरंगे आ जाती है तो उसके बाद में जो आती है ना, है ना, धीरे धीरे, वो उसको कहते हैं एस तरंगे। तो प्राथमिक तरंगों के बाद में आती है साथियों, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है साथियों? तो एस तरंगों की प्रकृति जो है ना, वो प्रकाश तरंगों की भांति होती है साथियों। तो एस तरंगों की जो गति है ना, एस तरंगों की जो गति है ना, वो प्रकाश तरंगों की भांति होती है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें ये याद रखना है केवल और केवल ठोस में चलती है, केवल और केवल ठोस में चलती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है साथियों। तो ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन, देखिए ये समकोण पर कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जिस पदार्थ के अंदर से गुजरती है उसमें उबार व गर्त ला देती है, उबार और गर्त ला देती है साथियों। तो देखिए ये इस प्रकार उबार ला दिया और इस पर गर्त भी ला दिया, तो अपनति और अभिनति को आप याद रख सकते हैं साथियों, ठीक है। तो एस तरंगों में आपको ये याद रखना है, ये जो है ना, द्वितीयक तरंगे कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है, गौण तरंगे कहलाती है, प्राथमिक तरंगों के बाद में आती है। प्रकृति क्या है? तो प्रकाश तरंगों जैसी है साथियों, केवल ठोस में चला करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन लाती है। किस दिशा में? तो समकोण पर कंपन लाती है, जिसके कारण जिस पदार्थ के अंदर ये गुजरती है उसमें उबार व गर्त ला देती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी तरंगे होती है जो समकोण पर चलती है, समकोण पर मतलब कंपन लाती है, ठीक है। ये तो उसी दिशा में लाती है जिस दिशा में चलती है, लेकिन ये जो है ना उस दिशा में नहीं लाती, समकोण पर लाती है, जिसे चट्टानों में उबार और गर्त की दिशा आप देख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो एस तरंगों के बारे में हमने पढ़ा और पी तरंगों के बारे में हमने पढ़ा। तो साथियों भूकंपीय तरंगे बुनियादी तौर पर दो भागों में बटी गई है। पहला है भूगर्भिक तरंगे। तो भूगर्भिक तरंगे में क्या आती है? पी और एस तरंगे, ठीक है। तो पी तरंगों में हमने ये देखा कि साथियों सबसे तेज गति से चलती है, और एस तरंगों हमने देखा कि पी तरंगों के बाद में सेकंड नंबर पर तेज गति से चलती है। पी तरंगे सबसे पहले आती है, एस तरंगे पी तरंगों के बाद में आती है। पी तरंगे जो है ना, इसकी प्रकृति कैसी है? तो पी कैसे? ध्वनि पॉपू पॉपू ऐसे अपन याद रख सकते, ठीक है। तो पी जो है ना, पी कैसी है? तो ध्वनि तरंगों की बात है, ठीक है। जबकि एस तरंगे जो है वो प्रकाश की बात इसकी गति है, ठीक है, हाँ, प्रकृति है। इसके अलावा पी तरंगे जो होती है ना, ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है, जबकि एस तरंगे जो है ना केवल और केवल ठोस में ही चला करती है। इसका मतलब ये है कि ये क्रोड में नहीं चल सकती, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला जो क्रोड है ना उसके ऊपर होता है साथियों मेंटल। तो मेंटल पाया जाता है किस प्रकार से? तो द्रवित सेलें पाई जाती है, ठीक है। तो द्रवित सेलों में कौन सी तरंगे प्रवेश कर सकती है? तो इसका मतलब ठोस द्रव और गैस इन तीनों ही पदार्थों में प्रवेश कर सकने वाली तरंगे तो हो गई पी, लेकिन एस तरंगे इनमें प्रवेश नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी का जो क्रोड है ना उसमें प्रवेश करने लायक जो तरंगे है ना वो सिर्फ और सिर्फ पी तरंगे है, एस तरंगे उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। इसी कारण साथियों भूकंपीय छाया क्षेत्र का विकास होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले साथियों। अब आपको यह याद रखना है कि पी तरंगों के बारे में हमने पूरी विशेषताएं देख ली है, एस तरंगों की विशेषताएं देख ली है, और एल तरंगों में साथियों आपको यह याद रखना है इसको धरातलीय तरंगे या पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। अर्थात ये धरातल के ऊपर चलती है, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे मतलब धरातल पर पृष्ठ पे चलती है, ठीक है। और याद रखना ये सबसे धीरे होती है, ये सबसे धीरे होती है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा भीषण और विनाशकारी अगर कोई तरंगे है ना साथियों तो याद रखना एल तरंगे जो है ना सबसे भीषण और विनाशकारी तरंगे होती है। इसकी गति जो है ना 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, और यह सबसे अधिक भीषण और विनाशकारी होती है। तो साथियों हमने पी एस एल तीनों ही प्रकार की तरंगों को देख लिया है। बुनियादी तौर पर तरंगे दो प्रकार की होती है, भूकंपीय तरंगे बुनियादी तौर पर दो प्रकार की, पहली है भूकंपीय तरंगे भूगर्भिक तरंगे जिसमें पी और एस तरंगे आती है, जबकि एल तरंगे जो है ना धरातलीय तरंगों के अंतर्गत शामिल की जाती है। साथ ही आगे अपन देखेंगे कि इसका वितरण, भूकंपों का वितरण किन किन क्षेत्रों में अधिक विश्व में पाया जाता है। तो आपको देख सकते हैं
कि प्रशांत महासागरीय पेटी, साथियों आपने पढ़ा था अग्निवलय, ठीक है, अग्निवलय वो यहाँ पे ज्वालामुखी भी अधिक ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि मध्य विश्व पेटी, ठीक है, जो कैरिबियाई द्वीप प्रदेश और कॉकेसस पर्वत जो कि कहाँ पे स्थित है, तो अपने जॉर्जिया में और रूस में स्थित है कॉकेसस पर्वत। इसके अलावा आल्प्स पर्वत है ना, इसके अलावा मैक्सिको, इस क्षेत्र ये जो है ना मध्य विश्व पेटी कहलाती है। तो सर्वाधिक जो भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो याद रखना सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो प्रशांत महासागरीय पेटी में, दूसरे नंबर पर आती है मध्य विश्व पेटी में, और इसके अलावा मध्य अटलांटिक पेटी कटक में भी आती है, और ग्रेट रिफ्ट वैली जो अफ्रीका में स्थित है उसमें भी आती है साथियों। साथियों आपने भूकंप के बारे में जानकारी हमेशा ही प्राप्त की होगी, लेकिन साथियों भूकंपीय छाया क्षेत्र कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी ढंग से प्राप्त नहीं की होगी, ऐसा मुझे लगता है साथियों। तो साथियों आज अपन ढंग से पढ़ेंगे कि भूकंपीय जो छाया क्षेत्र है ना वो कैसे बनते हैं साथियों। तो पी तरंगों में कैसे बनते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र, और एस तरंगों में कैसे बनते हैं। पूरा का पूरा जो लैंग्वेज है ना वो 11th क्लास की RBSc का तीसरा पार्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना बुक का नाम है साथियों, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उससे लिया गया मैटर है साथियों, ठीक है। तो बन सकता है साथियों, आप ऐसा मान के चले। तो साथियों क्या भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है कि भूकंप लेखी जो होता है ना, भूकंप लेखी का मतलब होता है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ पर जो भूकंपीय तरंगे अंकित होती है साथियों, तो भूकंपीय तरंगे कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे भूकंपीय तरंगे अंकित नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे भूकंपीय तरंगे पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि भूकंपीय तरंगे उन क्षेत्रों में क्यों नहीं पहुंच पाती, है ना, मतलब ऐसी कौन सी जगह और कितने क्षेत्र से कितने क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती, और भूकंपीय छाया क्षेत्र पाया कहाँ पे जाता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे साथियों। ये है मान लीजिए पृथ्वी, ठीक है, ये है मान लीजिए पृथ्वी, और ये है साथियों अधिकेंद्र साथियों। अधिकेंद्र मतलब भूपटल पर स्थित वह क्षेत्र जहां पे भूकंपीय तरंगों ने सबसे पहले स्पष्ट किया है, ठीक है। अब ये इस क्षेत्र से टकरा के इस क्षेत्र से भूकंपीय तरंगे बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ जाती है साथियों। हम पढ़ रहे हैं साथियों पी तरंगों के बारे में। पी तरंगे ऐसी तरंगे होती है साथियों जो कि पृथ्वी के क्रोड से भी गुजर सकती है, ठोस द्रव गैस में भी चल सकती है, हमने पढ़ लिया था साथियों। तो देखिए यह है भूकंप का अधिकेंद्र, ठीक है। तो भूकंपीय अधिकेंद्र से बहुत सारे कोण बनते हैं, और 105 डिग्री का जो कोण है ना, 105 डिग्री के कोण तक यहाँ से अंतिम रेखा गुजरती है। उसके बाद में साथियों ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे भूकंपीय तरंगे अंकित नहीं हो पाती है। किस क्षेत्र में अंकित नहीं हो पाती है, तो 105 के आगे अंकित नहीं हो पाती है। फिर बाद में आगे वापस चलते हैं ना, तो 145 डिग्री पर यह अंकित हो जाती है। कहने का मतलब यह है, ये भी इस साइड में भी ऐसा का ऐसा सिस्टम है कि इस क्षेत्र में अंकित नहीं हो पाती है। पी तरंगों के बारे में देख रहे हैं। पी तरंगे वो तरंगे होती है जो ये जो अधिकेंद्र है ना, अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक आती है, ठीक है, यहाँ पूरी मतलब आ जाती है, ठीक है, और इसके अंदर से भी आ जाती है, क्रोड के अंदर से भी, ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है ना 105 से लगाकर 145 वाला क्षेत्र, यहाँ पे तरंगे पहुंच ही नहीं पाती है। तो इस आप एक तो आंकड़े को याद करना है कि 105 डिग्री से लगाकर 145 डिग्री तक भूकंपीय तरंगे पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है, पी तरंगों में, ठीक है। अब देखिए एस तरंगों के बारे में। एस तरंगों में साथ ये होता है कि अधिकेंद्र से जो तरंगे है ना सिर्फ और सिर्फ 105 तक ही पहुंच पाती है, 105 के आगे नीचे पहुंच ही नहीं पाती है। पूरा इतना बड़ा क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब आप कहोगे कि इस क्षेत्र में तो पहुंच पा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंच पा रही है। तो साथियों हमने पढ़ा था कि एस तरंगे जो होती है ना, एस तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो एस तरंगे जो है ना केवल और केवल ठोस में चलती है, द्रव में चलती नहीं, तो ये क्रोड को पार ही नहीं कर पाएगी, क्रोड को पार ही नहीं कर पाएगी। इस आधार पर अपन कह सकते हैं साथियों कि जो एस तरंगे होती है ना उसका छाया क्षेत्र पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विस्तृत छाया क्षेत्र किस तरंगों का होता है साथियों, तो एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है ना सबसे विस्तृत छाया क्षेत्र है। अब इसकी थोड़ी किताबी भाषा अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि किताबी भाषा के प्रश्न साथियों बनते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों भूकंप में आपको ये याद रखना है कि भूकंप लेखी पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। इस सिस्मोग्राफ जो होता है ना उसमें दूर स्थान से आने वाली भी तरंगे जो है ना हमेशा अंकित होती है साथियों। लेकिन यद्यपि कुछ ऐसे स्थान भी है साथियों जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है, ऐसे क्षेत्र को भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। अब देखा था ना हमने यहाँ पे भूकंपीय छाया क्षेत्र जहां पे अंकित ही नहीं होती साथियों, ठीक है। तो 105 डिग्री तक दोनों तरंगे पहुंचती है। ये देखिए ये 105 डिग्री तक ये भी पहुंच रही है, ये भी और ये भी पहुंच रही है 105 डिग्री तक, ठीक है। 105 डिग्री तक तो दोनों ही पहुंचती है, ठीक है, 105 डिग्री तक दोनों पहुंचती है। लेकिन 145 डिग्री के बाद केवल और केवल पी तरंगे ही पहुंच पाती है। देखिए 145 के बाद में केवल और केवल पी तरंगे ही पहुंच पा रही है, ये नीचे नहीं पहुंच पा रही है। उसका कारण क्या है साथियों, तो हमने पढ़ लिया था कि ये केवल और केवल ठोस में चलती है, ठीक है। तो 145 के बाद केवल और केवल पी तरंगे ही पहुंच पाती है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने यह माना है कि भूकंप अधिकेंद्र से लगाकर 105 डिग्री
105 डिग्री व 145 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है ना, उसको भूकंपीय तरंगे नहीं होती, उसके कारण उसको भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं साथियों, भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। तो प्रश्न कैसे बनेगा साथियों कि भूकंपीय छाया क्षेत्र कहां से अंकित होता है? तो साथियों अधिकेंद्र से अंकित होता है, अवकेंद्र से नहीं, अधिकेंद्र से अंकित होता है, भूपटल पर उस स्थल से, ठीक है। इसके अलावा कैसा प्रश्न बनेगा साथियों कि कहां से कहां तक भूकंपीय छाया क्षेत्र पाया जाता है? तो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक भूकंपीय छाया क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा कैसा प्रश्न बनेगा कि ऐसी कौन सी तरंग है जिसका छाया क्षेत्र सबसे ज्यादा विस्तृत है? तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र विस्तृत है। आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आज तक आप इसको रटते आ रहे थे, ठीक है। मेरे साथ में पढ़ने का यही फायदा है कि मैं चीजों को छोड़ता नहीं, एकदम कंप्लीटली डीपली पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूं साथियों। 105 डिग्री के बाद एस तरंगे नहीं पहुंच पाती है। देखिए 105 डिग्री के बाद में एस तरंगे, यहाँ पी तो पहुंच पा रही है, देखिए पी तो आप आ रही है 45 पर वापस, लेकिन एस तरंगे 105 के बाद में नीचे नहीं पहुंच पाती है साथियों। तो 105 के बाद एस तरंगे नहीं पहुंच पाती है, अतः एस तरंगों का छाया क्षेत्र सबसे विस्तृत छाया क्षेत्र है साथियों, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया है साथियों। आगे देखेंगे कुछ टर्म्स है साथियों, है ना, भूकंप से संबंधित, उसको भी अपन देख लेते हैं। समकंपन रेखा, आइसोसीस्मल लाइन क्या होती है साथियों? समकंपन रेखा, तो साथियों आप जान सकते हो कि धरातल जो मानचित्र है ना, मानचित्र में समान कंपन वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा, मतलब समान कंपन के एक ही प्रकार के भूकंप को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसको कहते हैं समकंपन रेखा, जिसको आइसोसीस्मल लाइन कहते हैं। कहां पर? तो मानचित्र पर, ठीक है ना, कोई दूसरे जगह पर, ठीक है। तो ये मैं लिख नहीं पाया, ठीक है, जगह कम थी, इसकी वजह से याद रखना, मानचित्र पर समान कंपन या समान भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समकंपन या फिर आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं, ठीक है। जबकि सहकंपन रेखा, जिसको होमोसिस्मल लाइन कहते हैं, वो क्या होती है साथियों? तो समान समय शब्द आते ही आपको सह कंपन या फिर होमोसिस्मल करना है, ठीक है। तो समान समय पर आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा जो होती है ना, सह कंपन रेखा होती है। कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। समकंपन जो आइसोसिस्मल लाइन होती है ना, वो वो भूकंपों को मिलाती है, ठीक है। मतलब समान कंपन वाले भूकंप, जैसे कि 11, जैसे कि कहीं पे 9 रिक्टर पर स्केल आया तो 9 वाले सारे मिला देगी, वो हो गया समकंपन, ठीक है। कहीं 6 वाला आया तो 6 वाले को मिला देगी। जबकि सह कंपन में बोली 1 का ओन, 4 का ओन, 6 का ओन, सब कोई मिलाना, लेकिन एक समय में जिस प्रकार के भूकंप आए उसको मिलाती है, वो है सहकंपन रेखा। साथियों पृथ्वी की भूकंप के द्वारा हलचल जब होती है ना, पृथ्वी की अंदर से एक प्रकार की गैस निकलती है, उस गैस का क्या नाम है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना, रेडोन गैस। क्या नाम है? रेडोन गैस। ये रेड कलर से मैं इसको बना देता हूं, ठीक है। तो रेडोन गैस ऐसी गैस होती है जो भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है साथियों, ठीक है। तो हमने भूकंप के बारे में इतनी सारी जानकारी को अध्ययन किया। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं साथियों कि 1734 में कलकत्ता में भारत का सबसे बड़ा भूकंप आया था। तो भारत का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था साथियों? तो 1734 में कलकत्ता में भारत का सबसे बड़ा भूकंप आया था। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया साथियों, और इस भुज की भूकंप की जो तीव्रता कितनी थी साथियों? तो 6.9 रिक्टर स्केल की तीव्रता थी साथियों। इसके अलावा 11th की आरबीएससी में भूकंपों के बहुत सारे प्रकार दे रखे हैं, जिसमें से एक जो मुख्य प्रकार है ना, जो मतलब एग्जाम में आने लायक है, वो ये है कि नियात भूकंप। क्या नाम है साथियों? नियात भूकंप। नियात भूकंप क्या होता है? खनन क्षेत्र से जो उत्पन्न होता है ना भूकंप, उसको नियात भूकंप कहते हैं। तो साथियों भूकंप को हमने इस ढंग से पढ़ा है कि आपने अपने जीवन में भूकंप को तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, लेकिन इस ढंग से कभी नहीं पढ़ा होगा। उसका कारण यह है साथियों कि भूकंप के अंतर्गत साथियों आपको इसका कारण यह है साथियों, क्योंकि आपने अब तक भूकंपों को सिर्फ और सिर्फ रटा है, ठीक है, ठीक है, आपने अपने भूकंपों को सिर्फ और सिर्फ रटा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपने अब तक सिर्फ और सिर्फ भूकंपों को रटा है, लेकिन साथियों आज हमने समझने की कोशिश की है कि भूकंप में अंतर्गत अवकेंद्र क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है। अवकेंद्र और अधिकेंद्र में हमने फर्क देखा कि अधिकेंद्र जो होता है वो जगह होती है जहां भूतल पर स्थित और जहां पे सबसे पहले पहुंचती है, ये चीज को हमने देखा। इसके अलावा हमने भूकंप के छाया क्षेत्र को इतने ढंग से पढ़ा साथियों, कहां से कहां तक स्थित है साथियों? तो 105 से 145 वाला जो क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाता है? तो भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा तरंगों को एकदम डीपली पढ़ने का प्रयास किया गया है साथियों। इतने ढंग से हमने तरंगे पढ़ी है ना कि लाइन से भी प्रश्न पुटअप हो सकता है, ठीक है। तो तरंगों को हमने जितना ढंग से पढ़ा उतना आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इसके अलावा जो हमने मापन को पढ़ा कि भूकंप का मापन किस प्रकार से होता है साथियों, तो भूकंप के मापन के अंतर्गत रिक्टर स्केल में तो बहुत सारे 1 से 10 तक होते हैं, लेकिन उनमें भी हमने इंपॉर्टेंट को छांटते हुए जो कि एनसीईआरटी में है उन चीजों को लेते हुए हमने टॉपिक को कंप्लीट करा है साथियों। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने इस चीज के लिए मेहनत की है और आपको इससे अगर थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का तक्षशिला क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।